आज विश्व भर में तथागत गौतम बुद्ध की जयंती मनाई जा रही है, बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। और इस जयंती पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ दो प्रोफेसर चीफ गेस्ट हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। एक तो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर सेवरिया जी हैं मेरे साथ में, और दूसरे साकिब जी हैं। तो जानेंगे दोनों से कि सर, जयंती को जिस तरह से अपन आज देख रहे हैं देश भर में मनाई जा रही है, तो सर आज के दिन को भारत के अलावा वर्ल्ड में मनाया जाता है, तो इस दिन में ऐसा क्या मुख्य है जो लोग आज इस तरह से धूमधाम से मनाते हैं? दूसरा, बुद्ध का जो असली उपदेश थी वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। वास्तविक क्यों बुद्ध के जो उपदेश हैं वो मानव कल्याण के लिए इतने अच्छे हैं कि मानव जीवन के लिए, वास्तविक जीवन का कल्याण बुद्ध के धम्म में ही है, लेकिन बहुत पीछे हैं। लेकिन अपन चर्चा आज की जयंती को लेकर करेंगे। सर देखिए, आपने जो बात कही, पूरी दुनिया के अंदर आज बुद्ध पूर्णिमा को धूमधाम से मनाया जा रहा है। और जब भी हम भारत की बात करें तो विश्व गुरु देश को बनाने की बात करें तो बुद्ध के बगैर देश को विश्व गुरु बनाने का जो सपना है वो निरर्थक है, क्योंकि इस देश को विश्व गुरु बनाने का जो श्रेय है वो बुद्ध की वजह से मिला। बुद्ध ने जो सिखाया, मानवता का जो पाठ पढ़ाया, वो जो शांति से जीना चाहते थे, तरक्की करना चाहते थे, करुणा के साथ रहना चाहते थे, मैत्रीय व्यवहार के साथ रहना चाहते थे, ऐसी शिक्षा केवल और केवल तथागत गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया को दी है। इसके अलावा किसी व्यक्ति ने ये शिक्षा नहीं दी। इसीलिए आज के दिन को पूरी दुनिया के अंदर माना जाता है। और जहाँ तक मैं अभी सोचते हुए आ रहा था कि जिस घर में अशांति होती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वो घर कभी तरक्की नहीं कर पाता। ऐसे ही एक समाज होता है, देश होता है। इस देश के अंदर जब तथागत की विचारधारा प्रफुल्लित थी, स्थापित थी, उस समय इस देश ने सम्राट अशोक जैसे राजा दिए, जिन्होंने सम्राट होने की एक पदवी धारण की। और उसके बाद जब इस विचारधारा का खात्मा इस देश से हुआ, उसके बाद कोई सम्राट बना नहीं, महान सम्राट हुआ ही नहीं। ये तथ्य है। और इसके पीछे मानवता का जो संदेश, शांति का, अमन का जो संदेश है, अहिंसा का, सत्य का जो संदेश है, वो बुद्ध ने जो दिया, उसके पीछे केवल यही कारण है। इस वजह से पूरी दुनिया, हम देश के अंदर की बात करें, देश के अंदर इतने धूमधाम से नहीं मनाते लोग, क्योंकि यहाँ कई बार तो परमिशन ही नहीं मिल पाती है, क्योंकि जो विपरीत विचारधारा के लोग हैं वो नहीं चाहते कि बुद्ध के देश में बुद्ध की विचारधारा का प्रचार प्रसार हो। वो तो जब विदेशों में जाते हैं, हमारे चाहे प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, जब वो विदेशों में जाते हैं तब ये कहते हैं कि हम विश्व गुरु भारत की धरती से आए हैं, बुद्ध की धरती से आए हैं। जब यहाँ होते हैं तब वो बुद्ध को भूल जाते हैं, उनको बुद्ध याद नहीं आते। इस वजह से समाज को ये प्रयास करना पड़ेगा कि बुद्ध की विचारधारा को मानने वाले लोगों के कंधों पर यह बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वो इस विचारधारा का प्रचार प्रसार करें और पूरे देश को बौद्धमय भारत बनाने का जो सपना हमारे महापुरुषों ने, बाबा साहब ने देखा, उसको पूरा करने का, साकार करने का काम करें। ये हमारे ऊपर जिम्मेवारी, ये समाज की जिम्मेवारी है। एक और सर बड़ी बात है कि बुद्ध का जो धम्म है वो इतना अच्छा है कि मानव कल्याण के साथ साथ में आज जो देश में ऊंच नीच की व्यवस्था असरी हुई है, कहा जाए कि हिंदू धर्म में इतनी बड़ी व्यवस्थाएं बदली हैं लोगों ने कि आज भी लोग किसी के हाथ के छुए का पानी पसंद नहीं करते। वास्तव में मानव कल्याण में अगर बुद्ध के धम्म को लोगों तक पहुंचाया जाए तो ये सबसे दूरियां मिल सकती है, जातियां ख़त्म हो सकती हैं। तो लगता है कि बुद्ध का धम्म जिस तरह से पहले देश में था, बुद्धमय भारत, वो सपना पूरा हो सकता है। बौद्धमय भारत बनाने के लिए सबसे बड़ी जो शर्त है वो है कि जाति व्यवस्था को तोड़ना होगा। जाति व्यवस्था को तोड़े बगैर हम बुद्धिस्ट बनने का सपना देख ही नहीं सकते, क्योंकि बुद्धिस्ट बनने की जो सबसे सच्ची जो निशानी है वो है कि हम जाति व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते। आज भी मैं कई जगह मैं तो देखता हूँ, प्रैक्टिकली लोगों महसूस करता हूँ कि यदि मैं दलित हूँ और कोई अगर बिल्कुल सनातनी कट्टर विचारधारा वाला व्यक्ति है, उसको अगर मैं अपने घर पे किसी बर्थडे कार्यक्रम में बुलाऊं, पर्सनल कार्यक्रम बुलाऊं, तो मेरे यहाँ घर पे आके खाना नहीं खाएगा, गिफ्ट भिजवा देगा वो। और मेरे पास ऐसे उदाहरण भी है। मैं चाचौड़ा में जब था तो एक शर्मा जी, एक स्वीपर के यहाँ प्रोफेसर थे, वो बर्थडे था तो बोले मेरा आज व्रत है, मैं जा नहीं पाऊँगा, साहब आप मेरा गिफ्ट ले जाइए। ये परंपराएं अभी भी हैं।
और जब तक ये परंपराएं चलेंगी बौद्धमय भारत नहीं बन सकता। हमको जाति व्यवस्था से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि हम तो खैर उसके शिकार हैं। हम तो अनटचेबल, अगर मैं कहूँ कि बाबा साहब की लैंग्वेज में अगर कहूँ कि आई एम एन अनटचेबल, मैं तो अछूत हूँ। संवैधानिक दर्जा मुझे मिला तो मैं शेड्यूल कास्ट में आया। शेड्यूल कास्ट में आने की वजह से जो प्रावधान मेरे आर्टिकल 340 में है, 341 में, उसकी वजह से हम यहाँ पर बैठे हुए, नहीं तो ये बैठने का अधिकार भी हमको नहीं होता। तो ये अधिकार केवल बौद्धमय भारत की ओर इस देश को अग्रसर करने के लिए बाबा साहब का एक अथक प्रयास था। ये उसी का एक परिणाम आपको देखने को मिल रहा है कि आप देख रहे हो कि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, प्रोफेसर हूँ। ये सब उसकी देन है कि हम बौद्धमय भारत बनाने की ओर अग्रसर हैं, नहीं तो ये होता ही नहीं। तो बौद्धमय बनने के बड़े सपने को देखने से पहले हमको जातियां खत्म करनी होगी, ऐसा कहना है प्रोफेसर सुधाकर साक्य जी का। लेकिन बौद्धमय बनेंगे कैसे? जो देश कभी बौद्धों का देश रहा करता था, आज उसी के देश में उसके धम्म को इतनी रुकावटें पैदा करने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी बुद्ध को मानने वाले लोग आज लड़ रहे हैं। वही लोग हैं जो आज सड़कों पर जयंती मनाते हुए निकलते हैं और बुद्ध का संदेश देते हुए लोगों को बताते हैं। फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं एक और प्रोफेसर, तो उनसे जानेंगे। सर, अनिल सेवरिया जी हैं। तो सर, क्या लगता है आज जयंती में, जिस तरह से आपने देखा कि ये देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड वार में आज जयंती मनाई जाएगी, लेकिन हम अधूरे हैं बुद्ध के बिना। अब बुद्ध कैसे हमारे जीवन में कल्याण करेंगे और किस तरह से हमारे बीच में बुद्ध दोबारा से आएंगे? मेरे कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में बुद्धमय होने के लिए हमें क्या क्या और रुकावटों का सामना करना पड़ेगा? बुद्धमय होने के लिए, जैसा आपने प्रश्न किया कि बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार और बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को लोग भूल गए हैं और इतिहास के ऊपर एक बड़ी परत लोगों ने चढ़ा दी है, बेईमान लोगों ने। उस परत को हटाने के लिए बुद्ध का वही काम जो बुद्ध ने शुरू किया था सारनाथ के पहले उपदेश से, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं अपन। सारनाथ में प्रथम 2 उपदेश दिया था, चरद विक्वे चारकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। उसी पद्धति पर चल के हमको जन जन के पास उनका संदेश लेके जाना पड़ेगा। और बुद्ध की शिक्षाएं, जिसमें त्रिषण पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, ये सब जो शिक्षाएं बुद्ध के समय वो संकलित हैं। अभी ऐसा नहीं है कि वो शिक्षाएं अभी मौजूद नहीं हैं। वो बौद्ध धर्म ग्रंथों में, चाहे त्रिपिटक हो, चाहे और भी जो हैं, उनमें सब में वो सारे के सारे संकलित हैं। और उनको हम लोग, उन शिक्षाओं को, जो लोग जागरूक लोग हैं, उन जागरूक लोगों को लगातार अपने परिवेश में और अपने समाज में, समाज की परिभाषा भी लोग जाति से आजकल आंकने लगे हैं, तो वो समाज नहीं, मतलब बहुजन समाज के जो साथी हैं, ख़ास करके ओबीसी के लोगों में और जो पिछड़ी जातियां हैं, उनमें जाकर के बुद्ध की बातों को हमको कहना चाहिए। बुद्धमय भारत बनाने के लिए जाति तोड़ो समाज तोड़ो एक आंदोलन बहुत पहले चला करता था। उस प्रकार की बातें जब लोगों को समझाई जाएंगी, चरद विक्वे चारकम के विचार पर, बुद्ध का जो विचार है उस पर जाकर के गाँव में, गली गली, मोहल्लों पे, चौपालों पर जाया जाएगा। आप देख रहे होंगे कि बुद्ध जयंती के अवसर पर लोग बोलते हैं और जयंती मनाकर फिर घर बैठ जाते हैं। तो बौद्धमय, यदि भारत तो बौद्धमय था ही, लेकिन उस पर एक बहुत मोटी परत चढ़ा दी है बेईमानों ने। आप देखिए कि जो कनिंघम साहब हैं आर्कियोलॉजिस्ट, सारा का सारा बौद्ध जो मठ थे, बौद्ध जो नालंदा था, राजगीर था, और बोध गया का जो टेम्पल है, इतना बड़ा टेम्पल मैं भी देख के आया हूँ कि मतलब उसको कैसे छुपाया होगा इन लोगों ने, कितने बड़े बदमाश लोग हैं। उसकी इतनी हाइट है, जहाँ तथागत बुद्ध ने पूरा जीवन जिया, 7-8 सप्ताह वहाँ रहे, निरंजन नदी में, मतलब वो सोने का कटोरा फेंक के तपस्या के बाद में वहाँ पर रहे, और उनका पूरा वर्णन है उसमें। तो ये जो छुपाया हुआ साहित्य है, इस साहित्य को हमको जन जन तक पहुँचाना पड़ेगा। और जब जन जन तक पहुँचेगा तो एक सामाजिक क्रांति का बिगुल बजेगा। और निश्चित तौर पर जो लोग झूठ तौर पर अभी बोल रहे हैं विदेशों में जाके कि हम बौद्ध के देश से आएँ और विश्वगुरु बनाने की बात कर रहे हैं, तो उनकी भी मजबूरी होगी कि बगैर बुद्ध के तो विश्वगुरु बनना मुश्किल है, और बगैर बुद्ध के ये सब बातें संभव ही नहीं है। क्योंकि जो लोग जाति में तोड़े हुए हैं समाज को, एक वो लोग हैं अमानवीय लोग हैं, एक हमारे मानवीय लोग हैं। तो मानवीय लोगों के इतिहास को चूँकि दबा दिया गया है, और इतिहास को पुनः हमको लोगों तक पहुँचाना पड़ेगा, गाँव पे, चौपाल पे जा कर के, तब जा कर के ये समाज बुद्धमय समाज बनेगा। और ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन उतनी गति से नहीं हो पा रहा है काम। तो उस दिशा में हमें निश्चित तौर पर प्रयास करना चाहिए सभी साथियों को, जो जागरूक साथी हैं,
पे बैक टू सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बाबा साहब अम्बेडकर ने, बुद्ध के बाद अगर कोई हमारे बीच में महापुरुष आए तो बाबा साहब, तो उस चीज़ को हमको समाज में लगातार निरंतर प्रयास के रूप में करना पड़ेगा। बाबा साहब ने एनलेस ऑफ कास्ट में एक बात कही है कि धर्म सत्ता का स्रोत है, लेकिन आज तक के राजनीतिक कुछ चंद लालची लोग केवल बुद्ध धर्म को इसी वजह से बढ़ावा नहीं देते कि वो राजनीति से दूर हो जाएंगे, वो सत्ता से दूर हो जाएंगे, उनको कुर्सी नहीं मिलेगी। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि धर्म सत्ता का स्रोत है, तो फिर कैसे सत्ता देखते हैं धर्म? हाँ, निश्चित तौर पे आपने बहुत ही अच्छा एक प्रश्न किया है कि जो लोग राजनीति में आगे बढ़ गए हैं वो धर्म की दिशा में चलना नहीं चाहते। पहले तो मैं आपको बता दूं, धम्म और धर्म में अंतर है। तथागत बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि इसकी पूजा करो या उसकी पूजा करो। धर्म में अक्सर लोग पूजा की बात करते हैं। धम्म का अर्थ के सीधा संस्कृत पाली का शब्द है, उसका मतलब होता है आचरण। आपका जो आचरण है वही धम्म है। तो आचरण सुधारने के लिए बात करते हैं। आज के जो राजनीतिज्ञ हैं वो तो आप जानते हैं उनका आचरण कैसा है। मैं टिप्पणी करूंगा तो थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं रहेगा, लेकिन आचरण आप जानते हैं। मैं आपको इशारों में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो धम्म के लिए, धम्म जो राजनीति का सोच बताया है उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, गलत नहीं बताया। यदि आदमी का आचरण सही होगा, चाहे वो राजनीति में हो चाहे सामाजिक तौर पर हो, निश्चित तौर पर वो एक मिसाल पेश कर सकता है। लेकिन आज का जो राजनेता है वो तो चाहता है, कभी अभी देख रहे होंगे आप पॉलिटिकल सिनेरियो में, अभी चुनाव लोकसभा का हमारे बीच से गया है, अभी चल ही रहा है, कुछ चरण बचे हुए हैं। तो कई लोग जाके टोपी पहन लेते, कहीं जा कर के अभी जैसे मैं फिर वही वाली बात आती, राजनीतिक बात होती है, मुझे नहीं करना चाहिए, अभी थोड़ा इशारा किया गया था। जैसे अभी एक हमारे राजनीतिक जेल से छूटे थे तो सीधे उतर करके हनुमान जी के मंदिर पर गए। तो ये एक उन्होंने एक सिस्टम बना लिया है कि यहाँ से हमको वोट, ऐसा क्यों बनाया है? इसका कारण है भारत की जो जनता है इसको धर्मांधता सिखाई गई है, कूट कूट के भरी गई है। और असली जो चीज़ सीखनी थी आचरण वाली, बौद्ध धर्म की जो चीज़ें थी, पैगंबर ने भी कुछ अच्छी बातें कही। और मैं आपको लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि बुद्ध ही अकेले ऐसे हुए हैं जिन्होंने कहा कि मुझे मत मानो व्यक्तिगत तौर पर, मेरी विचारधारा को मानो, मेरे दिखाए हुए रास्ते पर चलो। बाकी सब धर्मों में ये कहा है कि मुझे मानो और किसी को मत मानो। ये बात मैंने अभी मंच से भी बोला। तो ये दोनों चीज़ों में एक सत्यता की लड़ाई है, एक असत्यता की लड़ाई है, एक मानवता की लड़ाई है, एक अमानवता की लड़ाई है। तो जो अमानवीय लोग हैं इस चीज़ को दबाए हुए हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक दबा नहीं रख सकते। अब लोग जागरूक होते जा रहे हैं। हमारे जैसे लोग प्रोफेसर बन रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से, फुले साहब की वजह से, तो ये जागरूकता बढ़ रही है। और निश्चित तौर पर धम्म का एक रोल होता है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे सामाजिकता में हो, चाहे आर्थिक डेवलपमेंट में हो। क्योंकि जब आदमी का आचरण सही होगा, धम्म का मतलब मैंने कहा ना पूजा पाठ नहीं, बौद्ध धम्म का मतलब है आचरण। समझ गया मैं, चरित्रवान, शीलवान। हाँ, त्रिशरण जैसे दिए हैं उन्होंने, अष्टांगिक मार्ग दिया है, जीवन जीने का एक पद्धति बताई है। तो वो राजनीतिक कैसे अपनाएंगे? वो तो दिन में 100 बार झूठ बोलते हैं, उनका पेशा है झूठ बोलने का। तो इसलिए बौद्ध धर्म की बात केवल इसलिए वो करते हैं ताकि जो बौद्ध धर्मावलंबी हैं वो हमको कम से कम जो है गुमराह होकर के वोट दे दें। बाकी बौद्ध धर्म अपनाना उनका, क्योंकि हमारे पुरखे, हमारा फर्ज पहले बनता है, हम उनसे आशा करें कि ये बौद्ध धर्म अपनाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि पहले हमें अपनाना चाहिए और फिर हमें इतना मजबूत हो जाना चाहिए कि वो लोग आने को मजबूर हो जाएंगे। नहीं, एक ये भी बात कही जाती है कि जैसे हम बुद्धिस्ट ही बन जाएंगे तो आरक्षण चला जाएगा, ये सब बातें प्रचारित की जाती हैं। इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, बौद्ध धर्म, देखिए बुद्धिस्ट बनने से आरक्षण बिल्कुल नहीं जाएगा। क्योंकि आप देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल हैं, संवैधानिक जो प्रावधान हैं, उन प्रावधानों में ये कहीं नहीं लिखा कि आप बुद्धिस्ट बन जाएंगे। अल्पसंख्यकों का क्या आरक्षण चला जाता है? बुद्धिस्टों का भी कोई है नहीं। शेड्यूल कास्ट में बुद्धिस्ट हैं तो उसको एससी का ही दर्जा है, वो श्रेणी अलग है, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी और यूआर अनरिजर्व्ड, ठीक है। लेकिन हमारे लोगों को ये ज्ञान नहीं है, ये तो दुश्मन का किया हुआ प्रचार है। क्यों भाई? वो क्या कहते हैं कि हम सब हिंदू हैं और हम लोग कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हम मानव हैं। हिंदू शब्द का, ऐसे शब्द का जिसका कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है, संविधान में कहाँ लिखा है हिंदू? बताओ, कहीं रामायण में लिखा हो, कहीं महाभारत में लिखा हो, कहीं हिंदू ने लिखा। ये मुस्लिम जब यहाँ पर आए थे आक्रांता, तो उनके यहाँ 2 शब्द चलते थे। एक तो जो काफिर बोलते थे उनको, और सबसे बड़ी बात है गूगल का ज़माना है, गूगल पे आप हिंदू शब्द का अर्थ ढूंढ लो, आपको पता पड़ जाएगा। हिंदू का अर्थ तो गूगल में आता है चोर लुटेरा, है ना।
तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू माइथोलॉजी का मैं कोई विरोधी नहीं हूँ, उनको अपने धर्म को अपनाने का पूरा पूरा अधिकार है। लेकिन सही बात ये है कि इस देश के अंदर जो बुद्ध पैदा हुए, ये देश बुद्ध का देश है, ये देश महात्मा फुले का देश है, ये देश साहू जी महाराज का देश है, इस देश के अंदर काम किया गया है, लेकिन उनका हमारे जीवन में कोई योगदान नहीं है। तो हम तो अपने बाप को बाप कह रहे हैं। और बुद्ध ने किसी एक जाति के लिए काम नहीं किया। बुद्ध के संग में हर जाति का आदमी था, स्वीपर से लेकर के ब्राह्मण तक था। तो ऐसे बुद्ध को तो सबको मानना चाहिए। बाकी नहीं मान रहे हैं तो मैं तो कहता हूँ कि हम लोगों को इसका प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर जो लोग आज नहीं मान रहे हैं कल मानेंगे। सत्यता को सबको मानना पड़ता है और बुद्ध को अपनाना ही होगा अगर विश्वगुरु भारत को बनाना है। नहीं, कहीं अपने ये मानते हैं प्रोफेसर साहब कि क्या ऐसा रहा कि हम लोगों से ये गलती हो गई कि हम सही से प्रचार प्रसार नहीं कर पाए? जहाँ ग्रामीण तौर पर अपन को कस्बा बाज जाना था, हम नहीं जा पाए, इस वजह से बुद्ध धर्म का अच्छे से प्रचार प्रसार नहीं हो पाया और जो कुछ गलतफहमियाँ थी उनके प्रति लोगों में वो हम नहीं निकाल पाए और बुद्ध के आचरण को लोगों के बीच में नहीं ला पाए। ये आपकी जो बात है ये 100% सही है। आज हम अपने घर में अपनी माँ बहनों से चर्चा करते हैं तो उनको ये सिखा दिया गया कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है बुद्ध तो चोर था। ये तर्क हमारे लोग हमसे करते हैं। किसने सिखाया है? ये दुश्मन ने सिखाया है। वो कहते हैं वो फलानी रामायण में लिखा है बुद्ध तो चोर था। बुद्ध चोर नहीं था। बुद्ध ने, आप देखिए, जो वैदिक संस्कृति के बाद में बुद्ध ने क्रांति की। इतिहास बताता है कि वैदिक संस्कृति के बाद में बुद्ध ने क्रांति की। क्यों? जन मानव के कल्याण के लिए क्रांति की। उन्होंने कोई अपने लिए नहीं की, वो तो राजा के बेटे थे। तो प्रचार प्रसार तो, लेकिन उस पद्धति को हम भूल गए निश्चित तौर पे। आज हमारे जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो आपने कहा कि प्रचार प्रसार में कमी है, बौद्ध भिक्षु का काम पहले क्या हुआ करता था बुद्ध के समय पे? एक समय का भोजन करना, मतलब जो मैंने कहा ना चरित भिक्षुवे चारकम, जहाँ पे शाम हो जाए वहीं पे रुक जाना, सुबह फिर चल देना प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। जहाँ पानी खाना मिले और एक वो भी भिक्षा लेकर के, मिल जाए तो खाना है, नहीं मिल जाए तो नहीं खाना है, भूखे रहना भी है। लेकिन आज का बौद्ध भिक्षु क्या कर रहा है? बढ़िया अपना बुद्ध विहार बना रहा है। और वो जो वज्रयान वाला जो बताया था आपको, जो बुद्ध धर्म के 4 पार्ट हो गए हैं, जो हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान वाले, तो उन्होंने वो मठ वैसा बना लिया है। बोले वो जो चारों जो वो है ना अपने शंकराचार्य, ऐसा एक मेरा बड़ा सा वो होना चाहिए बुद्ध विहार। उस बुद्ध विहार में प्रशिक्षण का, बुद्धिज्म का काम कहाँ चल रहा है डेली? बुद्ध भिक्षुओं से तो तथागत ने कहा था कि चरित भिक्षुवे चारकम, आपको लगातार चलते रहना है। यहाँ शाम हो जाए वहाँ रुक जाओ, फिर अगली बार उस गांव से आगे चले जाओ प्रचार के लिए। तो वो काम चूँकि बंद हुआ है तो निश्चित तौर पे हमने उसमें हमारी कमी आई है। और प्रचार प्रसार हम करेंगे, बौद्ध भिक्षुओं को भी करना पड़ेगा, उपासकों को भी करना पड़ेगा। बौद्ध भिक्षु तो करेंगे ही करेंगे, उपासकों का भी ये दायित्व बनता है। और ख़ास करके बहुत मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँ कि पुरुषों से ज़्यादा हमारी महिलाओं में इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। और ये यंग के बाद में नहीं, बच्चा जब पैदा होता है वहीं से उसे सिखाना चाहिए संस्कार। आज आप देखिए बुद्धिज्म पर जितने लोग काम कर रहे हैं, इंडिया के लोग बहुत कम हैं। जितनी भी मोनेस्ट्रीज़ बनी हुई हैं, चाहे वो नेपाल में देख लो, थाईलैंड, बाहर के लोग आकर के यहाँ पर बुद्धिज्म पर काम कर रहे हैं। जिस देश में बुद्ध पैदा हुआ उस देश के लोग बुद्ध पर काम करें, इसका मतलब प्रचार प्रसार की कमी है, ज्ञान की कमी है। तो निश्चित तौर पे हमें इसका प्रसार प्रचार करना पड़ेगा और लोगों में बात को पहुंचाना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे हमारी बात बढ़ेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि यदि वो बुद्ध को, बाबा साहब को, फुले साहब को और महापुरुषों को अपना आदर्श मानते हैं तो बाबा साहब ने निश्चित तौर पे सीधा सीधा फिक्स किया है कि अपने वेतन का 5% पे बैक टू सोसाइटी। पे बैक टू सोसाइटी। ये पे बैक टू सोसाइटी का ही काम है। आप समाज से लिया है तो समाज को वापस करो। तो हम लोग तो खैर करते हैं, लेकिन और लोगों को भी ये चीज़ें आदत पड़नी चाहिए। तो इस काम पर हमको होमवर्क करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है बुद्ध का देश बनेगा ये, मैं आपको आज कह रहा हूँ, कल हो सकता है मैं नहीं होऊंगा, हम लोगों में से कुछ लोग नहीं होंगे, आज हम हैं। तो आगे आने वाले समय में अगर हम लोग काम करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी देखेगी ये देश फिर से बुद्ध का देश बनेगा, फिर से सम्राट अशोक पैदा होगा। चलिए, तो आपने प्रोफेसर सेवरिया जी को सुना और सुन के समझ तो गए होंगे कि आखिर किन चीज़ों पर आने वाली जनरेशन को ध्यान देना चाहिए। ध्यान पे बैक टू सोसाइटी तो ज़रूरी क्यों है कि पे बैक टू सोसाइटी नहीं करेंगे तो आगे समाज का निर्माण नहीं होगा, और समाज का निर्माण नहीं होगा तो समाज, ये तब आंदोलन जो था बाबा साहब का या कह लो तथागत बुद्ध का कि आर्थिक बराबरी हो और ये
ये जो आंदोलन था वो आंदोलन आखिर पूरा उसको पे बैक टू सोसाइटी से होगा। हम लोगों को कस्बे में, ग्रामीण में, मोहल्लों में जाकर तथागत गौतम बुद्ध और तमाम महापुरुषों को पढ़ाना होगा, उनका इतिहास उनके बीच में पहुंचाना होगा, तब जाके हम बुद्धमय की बात करेंगे। एक और टॉपिक पे जान लेते हैं सर। आप बुद्ध की यदि कार्यशैली देखें, बुद्ध का जो कार्यक्षेत्र था, मतलब मुझे याद आ गया, बुद्ध का कार्यक्षेत्र आप देखें, अभी मैं देख रहा हूँ कि नेपाल की तराई से चल करके उन्होंने एक बेल्ट चुना और उस बेल्ट में उन्होंने काम किया। तो बेल्ट में अपन देखते हैं कि नेपाल से चलते हैं, आपको देखो ये मथुरा तक पैदल आए हैं बुद्ध। उस समय तो वाहन नहीं हुआ करते थे, पैदल ही चला करते थे प्रचार प्रसार बुद्धिज्म का। तो मथुरा तक तथागत बुद्ध का आगमन हुआ, इतिहास ऐसा बताता है। और मथुरा में और उधर आप देख रहे हैं कि वहाँ से नेपाल की तराई से चले, मतलब यानी कि लुम्बिनी और राजगिरा जो है, जहाँ उनका ममियाना और उनका पैतृक स्थान था, तो वहाँ से जब उन्होंने घर छोड़ा था तो वहाँ से कहाँ गए थे वो, वहाँ से उसी दिशा में गए वो वाराणसी साइड में। और फिर बौद्ध गया, अभी मैं अभी होके आया हूँ बौद्ध गया में, प्राग पर्वत पर 6 साल तपस्या की उन्होंने, सब जगह घूम लिया, उनको कहीं शांति नहीं मिली। तो वो अभी मैं गुफा देख के आया, प्राग पर्वत के नाम से है, निरंजना नदी वहाँ बह रही है, और उसमें 6 साल तपस्या की। तब उनको ये ज्ञान हुआ कि नहीं, संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिससे मतलब कोई ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं है। जब उनको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस समय किस्सा भी है, इसका खीर वाला भी किस्सा है, जो पीपल के नीचे आके बैठ गए थे, जो बोधि टेम्पल अभी बना हुआ है, वहाँ पर उसने खीर खिलाई थी वो महिला ने, और सुजाता ने खीर खिलाई थी। सुजाता बुद्ध विहार भी बना, सुजाता स्तूप भी बना हुआ है। तो इस प्रकार से मैंने देखा कि एक बेल्ट उन्होंने चुना था। मैं ये जो बात कहना चाह रहा हूँ, तो हमारे लोगों को, जैसे हम लोग मुरैना के निवासी हैं, भले ही ग्वालियर में प्रोफेसर हो गए हैं, तो यदि हम मुरैना में काम करना चाहते हैं, एक जनपद में बुद्ध ने काम किया है, मैं देख रहा हूँ। तो जब जनपद में उन्होंने काम किया तो वहाँ पर आज बुद्ध की ऐसी छाप है कि बुद्ध को गए कितने साल हो गए, बरसें हो गई, पीढ़ियाँ निकल गई, लेकिन आज भी बुद्ध का वहाँ पर छाप दिखती है। जब कोई कल्चरल मूवमेंट चलता है, रिलीजियस मूवमेंट चलता है, और कोई आदमी एक क्षेत्र को लेकर करता है, मैं कह रहा हूँ हमारे लोग सबसे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, शुरू होते ही उनको ये सब छोड़ देना। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष की, किसी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष की आवश्यकता नहीं, उसको काम जब करोगे ना आप, तो आपकी खुशबू फैलेगी काम की। तो हमारे लोगों को, जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको एक एरिया चुनना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाओं को देख करके उन्होंने एक जनपद लिया, जनपद में काम किया, जनपद में लोगों को समझाया, और जनपद में समझाने के बाद जब उनको समझ में आ गया तो लोगों को समझाना, 5 लोगों को समझाया, फिर 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40, ऐसे संख्या बढ़ी। और आज हम देख रहे हैं कि एक छोटी सी जगह काम किया उन्होंने। महाराष्ट्र में बाबा साहब ने काम किया, तो आप देखिए महाराष्ट्र में नवदुर्गा में प्रसाद लेने वाला कोई नहीं रहता। मैं गया हूँ दीक्षा भूमि पे, तो काम है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों को एक सेक्टर चुन करके, तो बुद्ध ने बिल्कुल नीचे ग्राम विलेज लेवल पे से लेकर के और ऊपर तक काम किया। तो ऐसे ही हम लोगों को भी उनके शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर हम इसको बुद्ध का भारत बनाने में कामयाब होंगे, और आप दर्शकों को ये बात पहुंचाएंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। आपने हमारी बात को यहाँ पर सबों तक पहुँचाने के लिए प्रयास किया। चलिए, धन्यवाद। तो बात वही है, क्योंकि जिस तरह से लोगों को प्रचार और प्रसार पर लगना चाहिए, काम देखना चाहिए, टांग खिंचाई बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम कोई खुद का काम नहीं कर रहे, हम महापुरुषों के कारवा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसमें आपके लिए कोई विशेष निमंत्रण नहीं आएगा, ये महापुरुषों का कर्जा है, उसको चुकाने के लिए आप जितना कर रहे हैं उतना कम है। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, ब्यूरो रिपोर्ट लोकनायक न्यूज़ मुरैना।